नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भाषा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पढ़ाया गया कि भाषा, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी होती हैं, उपभाषाएं कितनी होती हैं, भाषा के परिवार। तो वही सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हल्की सी झलक मैंने बताई थी पहली वाली क्लास में, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जो मैं फिर से आपसे रिपीट करता हूँ आपके सामने कि भाषा जो है वो धातु, भास धातु से मिलकर बनता है। ये भाष, ये धातु क्या होती हैं? तो धातु वे मूल शब्द होते हैं जिनसे क्रिया का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपके सामने आएगा ऑप्शन कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है, तो ये भाष जिसमें हलंत लगा होता है, इसको आपको करना है, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे रेगुलर। अपने साथियों के साथ भी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, भाषा क्या होता है? तो भाषा जानते हो क्या होता है? विचार या भाव को प्रकट करने का एक साधन है भाषा। भाषा विचार या भाव को प्रकट करने का एक साधन है। और विचार या भाव को प्रकट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, सांकेतिक और लिखित। अब देखिए, मतलब विचार, भाषा का मतलब क्या होता है? विचार या भाव को प्रकट करने का साधन। और जो विचार हैं उनको, विचार या भाव को प्रकट करने के लिए हमें 3 माध्यमों से गुजरना पड़ेगा। एक तो होता है आपका सांकेतिक, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। अगर आप अपनी भावनाएं किसी को बता रहे हैं तो या तो आप करिए मौखिक रूप से, किसी से कह दीजिए, ठीक है, कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लिखित में दीजिए, ठीक है। चाहे आप मौखिक रूप से उसके मुंह पर कहिए कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे आप सांकेतिक रूप से कहिए कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। तो ये आपकी भावनाएं हैं जो आप व्यक्त कर रहे हैं 3 माध्यमों के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझाने वाली बात और है कि देखिए, भाषा का जो मौखिक रूप होता है ना, ये सबसे सरल माना जाता है, ठीक है। अगर सामने वाला थोड़ा बेवकूफ़ है, सांकेतिक भाषा भी समझ नहीं पा रहा है, लिखित भाषा भी समझ में नहीं पा रहा है, तो वो मौखिक समझ जाएगा। अगर आप किसी से कहो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। सांकेतिक भाषा बहुत कठिन होती है और लिखित भाषा कठिन भी होती है और सरल भी होती है। अगर किसी को लिखना पढ़ना आता है तो भैया वो समझ जाएगा, नहीं आता है तो वो उसके लिए सब बेकार है। सांकेतिक भाषा कठिन इसलिए होती है क्योंकि देखिए, इसमें इशारों से काम होता है। आप देखते होंगे कि चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है तो वो इशारे दे के आपको वार्निंग देता है कि रुको, चलो, और जो लोग समझ नहीं पाते उनका चालान कट जाता है। अब सांकेतिक भाषा, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये भी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भाई भौंकते हैं तो वो संकेत ही कर रहे हैं, ठीक है। अब सांकेतिक भाषा का मतलब ये नहीं कि खाली इशारों से, आदमी आवाज़ लगा के भी संकेतिक करता है। जैसे कहता है कि, जैसे आप कहीं चोरी करने जा रहे हो तो आपका दोस्त कहता है कि तुम जाना, मैं जैसे सीटी मारूं तुम समझ जाना। तो बस जिसके लिए संकेत किया गया वही समझेगा, और जिसके यहाँ चोरी करने जा रहे हो वो कह जाने की सीटी का मतलब क्या है, आपको पता लग गया कि हाँ यार खतरा है, भाग चलो, है ना। तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। तो ये कठिन होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं भारत में जो है ना, मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से? मतलब क्या हो कि मतलब हज़ारों साल पहले जो लोग रहते थे उन्हीं से भाषा का विकास होता चला आया है। तो ऐसे करते करते 4 परिवार थे। 4 परिवार में भाषाओं का बट गया है। अब जाके 4 परिवार से जो मिली जुली है जो भाषाएं आजकल बोली जा रही हैं। भारत में 4 प्रकार की भाषाएं परिवार हैं। एक तो है इंडो यूरोपियन, जिसको भारोपी भाषा बोलते हैं। भारत में इसको बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, 77% लोग इसको बोलते हैं। फिर द्रविड़ भाषा आती है। द्रविड़ भाषा यानी द्रविड़ परिवार आता है, इसको बोलने वाले 26.61% लोग हैं। देखिए, द्रविड़, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा नहीं है। इसमें द्रविड़ होगा, मलयालम होगा, तेलुगु होगा, एक हो जाएगा आपका उड़िया। तो उड़िया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो भारोपी भाषा परिवार की एक सदस्य है, ऐसा मान सकते हैं, परिवार की है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक परिवार, इसको भारत में बोलने वाले 1.2% लोग हैं। लगभग 90 लाख लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा का नाम बताइए, तो मुंडा लगाना है। मुंडा, ये झारखंड की एक भाषा है और मुंडा जो है वहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। चीनी तिब्बती जो हैं ये 0.8% बोलते हैं लोग भारत के अंदर।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। और यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी जो है ना, अपनी हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी या इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, ठीक है। और ये पूछा जाएगा आपका कि द्रविड़ भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कौन सी थी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, ठीक है। अब देखिए, रचना के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। तो देखिए, वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा मतलब क्या हुआ कि जो हमारे वाक्य होते हैं वो अलग अलग लिखे होते हैं, उनको एक साथ नहीं लिखते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें परसक और कारक का इस्तेमाल होता है, तो देखिए सबको अलग अलग लिख दिया गया है, तो ये क्या हो गया, वियोगात्मक भाषा हो गई, ठीक है। देखो 2011 के अनुसार जो भारत में जो भाषाएं बोलते हैं, तो कितने लोग क्या भाषा बोलते हैं, कितने परसेंट लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो चार हम लोगों को चार देखनी है। वैसे तो भाषा बहुत हो जाएंगी, ठीक है। जैसे देखो, हिंदी जो है भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, और फिर उसके बाद बांग्ला का नंबर आता है, अंग्रेजी का नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बांग्ला का नंबर आता है 8.3%, फिर मराठा आती है 6.86%, फिर तेलुगु पहले तीसरे नंबर पे आती थी, बाद में मराठा तीसरे नंबर पे आती है, तेलुगु चौथे नंबर पे आ गई। अब देखिए, ये लेटेस्ट डाटा नहीं है, ये 2011 का डाटा है, अब अभी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है अपडेट हो गया तो मुझे पता नहीं, हालांकि ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भाषा कौन सी बोली जाती है, वो बोली जाती है आपकी बांग्ला। अब देखिए, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 100% नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि जो ज़्यादा हाईएस्ट लोग बोलने वाले उनकी भाषा को लिया है, बाकी तो भाषाएं बहुत हैं, फिर जाके 100% होगा जाके, ठीक है। अभी 100% नहीं हो रहा है। फिर देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल हैं, जिसमें सबसे कम अगर बोली जाने वाली भाषा है तो उसका नाम है संस्कृत। और देखिए, अंग्रेजी बोलने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर संख्या है, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, इसके बाद तमिलनाडु का नाम आता है, इसके बाद तमिलनाडु का नाम होता है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। अब देखिए, हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो देखिए जननी क्या है, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की संस्कृत है, ठीक है। अब देखिए विकास क्रम क्या है, देखिए पहले है लौकिक संस्कृत, पहले नहीं, गड़बड़ हो गया, पहले है वैदिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक है, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अपभ्रंश के बाद आभाट्टी आती है, अभी इसको देखेंगे। तो ये क्या है, अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। अब देखिए, आर्यों की भाषा में अगर बांटा जाए तो इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो, प्राचीन आर्य भाषा जो है ना, वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कहाँ गया ये, 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और प्राचीन आर्य भाषा, इसके अंतर्गत दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग वैदिक संस्कृत जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलती है, फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक चलती है। अब अच्छा देखो, जो वैदिक संस्कृत थी ये कठिन थी, इसका स्वरूप बदल गया तो हो गई आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल है पूछा जाएगा आपसे, तो आपको लगाना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का जो कार्यकाल है वो, सॉरी कार्यकाल नहीं बोल सकते हैं, इसके बोल सकते हैं समयावधि, ठीक है। तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मध्यकालीन भाषा देखो, 500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकालीन भाषा का समयावधि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको लगाना है 500 ईसा पूर्व से। देखिए, जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको तो मैंने लिया है, और जो आने की संभावना है तो उनको भी मैंने लिया है। ये मत समझिएगा कि कोई फालतू की चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। और जो लोग स्किप करके चले गए हैं तो उनका भैया वही जाने, पर उनको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। फिर देखिए पाली, फिर पाली आती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। फिर प्राकृतिक भाषा आती है प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, जो बौद्ध धर्म जो अपना उपदेश दिए है पाली भाषा में दिए हैं, जैन महावीर स्वामी जैन धर्म के हैं, तो वो प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, ठीक है। अब आती है, इसी में आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। हमारी हिंदी का जो विकास है वो 1100 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अपभ्रंश कब स्टार्ट होती है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। और इसी के बीच में एक आती है अवहट्ट, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भी आता है। तो अवहट्ट और अपभ्रंश, देखिए अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश कठिन लग रही तो लोगों ने उच्चारण करते करते इसको भी इजी बना लिया। तो अब जैसे कि अभी भी चल रहा है कि कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी सरल बोलते हैं।
तो अभाट्य चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, जो बहुत अच्छी हिंदी बोलने वाले लोग अभी हैं वो धीमे धीमे विलुप्त हो जाएंगे, फिर खाली जो प्रोफेसर होंगे वही बोला करेंगे, ठीक है, ऐसा है सिस्टम। अभी भी लोग बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसी का बदला हुआ रूप आज हिंदी में आ गया है। तो देखिए अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश में कुछ शब्द कठिन लगे होंगे, तो कुछ लोगों ने, जो नए पीढ़ी आई होगी, उसने क्या किया 900 ईस्वी से उसने अभाट्य बोलना शुरू कर दिया मतलब अपभ्रंश का और बिगड़ा रूप, और 1100 ईस्वी तक ये अभाट्य चलती है। इसके बाद हिंदी का विकास माना जाता है, ठीक है। देखो आधुनिक आर्य भाषा ये 1100 ईस्वी से अब तक चली आ रही है, आधुनिक आर्य भाषा यही अपनी हिंदी भाषा है। तो इसके अंतर्गत 3 काल हैं, कौन कौन से? प्राचीन हिंदी जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चलती है, फिर मध्यकालीन हिंदी जो 1400 ईस्वी से 1850 तक मानी जाती है, फिर आधुनिक हिंदी जो 1850 से अब तक मानी जा रही है। ये आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये हिंदी मतलब ये कठिन से कठिन, फिर इससे सरल, फिर इससे सरल, यही तो मतलब हुआ बदलाव। बदलाव का क्या होता है? बदलाव कठिन से सरल की ओर चलते हैं ना हम लोग, तो वही बदलाव होते चले आ रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश क्या है कि एक अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि बिगड़ा हुआ रूप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विकृत या बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। और अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर कहा जाए तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। देखो अब अपभ्रंश में क्या होता है कि अपभ्रंश में बहुत सारे अपभ्रंश के भेद हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से 7 देखने हैं। वैसे 27, 28, 27 के आसपास अपभ्रंश के भेद माने जाते हैं, लेकिन हम लोग 7 देखेंगे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ये मथुरा के आसपास एक अपभ्रंश विकसित हुआ था, ठीक है, और मथुरा के राजा थे जिनका नाम था सौरसेन, तो वहीं से इसका नाम सौरसेनी अपभ्रंश पड़ गया। तो जो हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती है, ये सब किसका अंग है? सौरसेनी अपभ्रंश का। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि सौरसेनी पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश की भाषा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, ये पूर्वी हिंदी बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है, मगध के आसपास का क्षेत्र होता है पूर्वी हिंदी, और यह है मागधी अपभ्रंश। तो इसमें बिहारी, बांग्ली और उड़िया, बांग्ली और उड़िया, तो ये मागधी अपभ्रंश है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे कठिन होता है, आपको यहाँ पर इजी लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन यही कठिन होता है कि बिहारी किस अपभ्रंश की भाषा है? तो अर्धमागधी भी होगा, मागधी भी होगा और सौरसेनी भी होगा, तो सारे मतलब होंगे लगभग आपको फंसाने के लिए। तो आपको याद रखना कि बंगाली मागधी अपभ्रंश है, ठीक है, और पूर्वी हिंदी जो होती है वो अर्धमागधी में है, और बिहारी, बांग्ली, उड़िया जो है वो मागधी अपभ्रंश में है। फिर देखिए खस अपभ्रंश जो होता है उसमें पहाड़ी हिंदी आती है। पैसाची अपभ्रंश लहंदा और पंजाबी है, और महाराष्ट्री में मराठी है, ये तो आप कर ही लेंगे। और ब्राचड़ में सिंधी है, ठीक है, सिंधी है। ब्राचड़ में क्या है? सिंधी, इसको बाद में जोड़ा गया था 22 भाषाओं में, ठीक है। देखो अब हिंदी की उपभाष जो है, उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। कहीं कहीं आपको दिखा होगा 18 बोलियां, लेकिन अब 18 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले नेपाली को भी मानते थे, अब 22 भाषाओं में नेपाली का तो वर्णन है, लेकिन ये अब बोलियों में नहीं आता है, ठीक है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो देखो कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? देखो कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली और हरियाणवी। देखो कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और बुंदेली और हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। हरियाणी या हरियाणवी दोनों, इसको बांगरू बोलते हैं। वहाँ पर जो उच्च शुष्क भूमि होती है उनको बांगरू बोलते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर नाम रखा गया है बांगरू। तो हरियाणवी का जो उपनाम है वो बांगरू भी है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी हिंदी हो गया। पश्चिमी हिंदी यानी अब देखिए आप खुद गिनिएगा, ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं तो खुद गिनिएगा कि 5 उपभाषाओं में हम लोगों ने 1 उपभाषा पढ़ ली, और 17 बोलियों में हमने 5 बोलियां पढ़ ली। अब कितनी बची हैं? 12 बची हैं। अब देखिए नोट देखिए, जो खड़ी बोली और बांगरू है इसको क्या बोलते हैं? बहुला बोलते हैं, आकार बहुला बोलते हैं। जो खड़ी बोली और बांगरू है, ठीक है, इसमें जो है अधिक काव्य की रचना नहीं हुई है, इसलिए इसको आकार बहुला बोलते हैं, ठीक है, आकार बहुला बोलते हैं। और जो कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली है उसको ओकार बहुला बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अधिक रचना, काव्य रचना हुई है, इसलिए इसको औकार और आकार, ये ध्यान रखेंगे दोनों, ठीक है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, ठीक है। पूर्वी देखो यहाँ पर देखो, लिख लो पूर्वी, 1 2 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी में। कौन कौन सी बात? देखो अवधी जो इलाहाबाद के आसपास बोली जाती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी पूछा गया आपसे किस
उपभाषा की बोली है तो पूर्वी हिंदी की ये है बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी आपसे पूछा जाएगा तो पूर्वी हिंदी है ये, ठीक है, पूर्वी हिंदी है। और पूर्वी हिंदी कहाँ से निकल के आई भाई? तो पूर्वी हिंदी जो है आपकी निकल आई थी अर्धमागधी से, ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी से निकली है। और ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। बिहारी हिंदी देखो, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। अब 1 2 3 देखो, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी में है, मगही है और मैथिली है। फिर देखिए राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 हैं। तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे रख दो, 1 2 3 4, ये कितनी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी राजस्थानी में? देखो, मेवाती, जयपुर, जयपुर को बोलते हैं ढुनानी, ढुनानी भी बोलते हैं इसको भाषा को, मालवी और मारवाड़ी। देखिए ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे उत्तर हो गया, तो उत्तर में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। और पूर्वी में बोली जाती है जयपुरी, और ये मालवी बोली जाती है, मालवी, और ये बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। तो ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। फिर देखिए पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। देखो 5 उपभाषाएं हो गई, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये 5 उपभाषा हो गई। और आपकी बिहारी हिंदी, और क्या हो गई आपकी राजस्थानी हिंदी, और ये पहाड़ी हिंदी। देखो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 हैं। और पूर्वी हिंदी में कितनी हैं? 3 हैं। बिहारी में 3 हैं। राजस्थानी में कितनी है भाई? 3 हैं, और इसमें 2 हैं। तो 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11 और 5 16 हो रहा है यार। अच्छा 4 है, 4 राजस्थानी में 4 हैं। तो ये कितनी हो गई? 17 हो गई। नेपाली को मानते हैं, लेकिन नेपाली अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेपाली ये 22 भाषाओं का एक हिस्सा है, बाकी इसको मानते नहीं हैं, ठीक है, बोलियों में इसको काउंट नहीं करते हैं अब नेपाली को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी का संवैधानिक दर्जा। तो देखिए कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया? ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। और लिपि इसकी देवनागरी है, मुख्य रूप से खड़ी बोली, ठीक है, देवनागरी। तो 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा। इसे राष्ट्रीय खेल अपना कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं हाँ कि वो राष्ट्रीय खेल अपना नहीं है कोई, ऐसे राष्ट्रीय जो है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, तो उनको ठेस ना पहुँचे, इसलिए कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है और राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि खेल देखिए बराबर होते हैं, खेल जो है सब बराबर, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, किसी को हम लोग वरीयता नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को वरीयता देंगे तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए, ऐसे भाषा में भी है। तो भाषा में क्या, अधिकतम लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो उसको राजकीय भाषा बना दिया गया है, बाकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। फिर देखिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं इसीलिए, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीईटी के एग्ज़ाम में, यूपी पेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए 10 जनवरी लिखना चाहिए था यार, यहाँ पर जनवरी है, 10 जनवरी भाई, यहाँ गलती हो गई भाई, ठीक है। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऐसा हुआ था कि 10 जनवरी 1975 में एक नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। देखो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन जब संविधान बना था तो वहाँ पर क्या था कि 26 जनवरी 1949 को 14 ही भाषा थी। बाद में इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन में 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन थी? यहाँ पर नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, ठीक है। मैंने साथ यहाँ पर मैथिली बोल दिया क्या? चलिए मैथिली यहाँ पर है, संथाली, डोगरी और बोडो या बोडो। तो ये अब टोटल मिला के हो गई 22। अब देखिए 22 भाषाओं में जो है ना, वो जो 17 बोलियों में सिर्फ मैथिली का यहाँ पर नाम दिया गया।
जो मैथिली है उसी को शामिल किया गया है। 17 जो 17 बोलियाँ हमने देखा है उसमें खाली मैथिली का नाम इसमें है, और इसमें भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। अभी देखते देखो, जो 22 भाषाएं हैं इसमें देखिए कौन सी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, संस्कृत। इसमें देखिए आप देख रहे हो कि इसमें ना तो अंग्रेजी का नाम है और ना ही इसमें भोजपुरी का नाम है। ठीक है, तो ये भाषाएं जो हैं ये हमारे देश की बनाई हुई हैं, देश में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है 22 भाषाओं में वर्णन किया गया है। तो देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 भाषा हैं। अब देखिए 22 भाषाओं में जो हमारी वो है ना मैथिली, ठीक है, ये क्या है मैथिली, तो मैथिली ही शामिल है 22 भाषाओं में जो उपभाषा है। ठीक है, चलिए आपकी ये जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। कोई डाउट हुआ है किसी चीज़ पर तो कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लें। ठीक है, और अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक कर दें।